नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में और शानदार सी ये वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी से संबंधित मैथ्स के प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनको लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, ये एक और प्रैक्टिस सेट आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके लिए आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। यकीन मान के चलें, इसमें हम उस टाइप के सभी क्वेश्चनों का निवारण करने का प्रयास करेंगे जो पिछले साल अर्थात 2023 में जो परीक्षा हुई थी जनवरी के माह में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों का निवारण करने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रीवियस ईयर का कह लीजिए आपके लिए ये एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर हमने जो है वो यहां पर लगाने का प्रयास किया है। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी जो है वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, तो चल लेते हैं, करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की पावर 305 प्लस 303। कह रहा है इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो आपको शेषफल बताना है, क्या बचेगा। ये पूरा नंबर आपको जो दिख रहा है, इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा ये आपको बताना है। देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर प्यारे साथियों मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 की पावर 303 प्लस 2 करके मैं यहां पर लिख लूं तो अभी भी ये 305 ही है। ये अपने पास एज इट इज चल रहा है 303। अब प्यारे साथियों आप जानते हो कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, कुछ भी ऐसा हो तो आप इसको सीधा लिख देते हो 2 की पावर 7। यानी अगर कभी भी आधार एक जैसा होता है तो पावरें जुड़ जाती हैं। अब यहीं पे भी मैंने वही लगाया है कि अगर पावरें जुड़ रही हैं तो इसका मतलब इनका आधार सेम रहा होगा, तो आधार यहां पर अलग अलग कर दिया। प्लस 303 ऐसे ही रखा मैंने ये वाला। अब प्यारे साथियों आप देखिए, क्या मैं इसको, ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 पूरे की पावर 101। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। प्लस ये 2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं 4, इंटू में है ये, और प्लस में अपने पास है 303। अब प्यारे साथियों मुझे एक बात बताइए, क्या ये मेरे पास 2 की पावर 8, मतलब इस 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है? बिल्कुल होता है। क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूं 9 माइनस 1 पूरे की पावर 101, इंटू में आपके पास 4 है और प्लस में अभी भी 303 है। यहां से प्यारे साथियों क्या मैं इसको 9 की पावर 101 अलग से लिख लूं और साथ में माइनस 1 की पावर 101 अलग से लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहां से इंटू में इसके साथ में 4 भी है, प्लस में आपके पास 303 है। प्यारे साथियों आप देखिए, 9 की पावर अगर 101 है, चाहे 9 की पावर कुछ भी हो, वो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। भाई आप खुद सोचिए, अगर 9 की पावर 2 होता तो उसका मतलब 81 हो जाता, और 81 का 9 से नहीं कटता, बिल्कुल कटता है। इसी तरीके से 9 की पावर कुछ भी होगी वो 9 से कट जाएगा, तो यहां से तो कुछ शेषफल बचने वाला नहीं है। लेकिन यहां आप जानते हो दोस्तों कि अगर 1 की पावर और आपके पास -1 की पावर ओड नंबर है तो इसका मतलब इन दोनों इसका जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, और -1 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 4 में करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा -4 और प्लस में हो जाएगा 303। इसको सोल्व कर लिया जाए तो ये अपने पास बचेगा 299। अब प्यारे साथियों इस 299 को आपको 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना बड़ा आसान है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 9 या 27, 2 बचेंगे, और फिर उसके बाद यहां से अगर आप 9 से फिर 27 को डिवाइड करेंगे तो फिर 2 बच जाएंगे, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल 2 बच जाने वाला है। वरना आप इसको देखो डिजिटल सम से भी कर सकते हो। 2 और 9 कितने होते हैं? 11। 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20। 20 का मतलब फिर जोड़ेंगे तो 2 + 0 यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी अपने पास शेषफल 2 ही बचना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्यारे साथियों, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा जो 36 और 48 से पूर्णतया विभाजित है। यानी अपने को 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हो वो देखने का प्रयास करेंगे। देखो भाई सबसे पहली बात 36 और 48 आपको दे रखा है। 36 और 48 में
जब आप 36 को देखते हो तो इसके फैक्टर होते हैं 6 इंटू 6, और 6 के भी फैक्टर कर लेते हो तो ये हो जाता है 3 इंटू 2। इसी तरह से जब 48 की बात करते हैं तो 48 को होता है 6 इंटू 8, भाई 6 तो इसके अंदर भी आ गया। 8 की बात करें तो 8 को 8 ही लिख सकते हैं हम, यानी अपने पास 4 अंकों का कोई एक ऐसा नंबर होगा, भाई सीधी बात है, जो नंबर इन दोनों, यानी कि इन दोनों नंबरों से जो अंतर डिवाइड होगा वो डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा और वो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा। अपने पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए, 8 9 8 2, फिर एक दिया हुआ है 8 2 9 8, तीसरा ऑप्शन है 8 8 9 2, और चौथा ऑप्शन दिया है 8 9 2 8। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जानते हो भाई, जो नंबर 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, उसके सारे डिजिट्स का जो सम है, यानी कि इन सब का डिजिट्स का सम कैसा होना चाहिए, 3 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होने वाला है। लेकिन क्या ये 8 से भी कटता है? तो 8 का जो विभाजित का रूल है, यानी डिवाइड करने का जो तरीका है वो ये है कि लास्ट के 3 नंबर आपके 8 से कट जाने चाहिए, तो पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाती है। 8 ही का 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, और 22 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये क्रॉस हो गया, ऐसे ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, देखिए पहले 8 से काट के देख लेते हैं, लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। यहां से देखिए 29 को काटते हैं तो 8 या 24, यहां से 5 बचेंगे और 58 बचेगा। फिर 58 कभी भी 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन आपका यहां से हट गया। बात करें इसकी तो देखिए 8 ही का 8, ये कट जाता है, फिर 8 ही का 8, 1 बचेगा और 12 बचेगा, और 12 कभी भी 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन आपके पास एकमात्र बचता है, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या 3 से कटता है। देखिए 8 और 8 16, 16 और 2 18, भाई 9 तो कट ही जा रहा है ना पूरा पूरा, तो 18 18 भी कटता है। इसका मतलब 3 से नंबर पूरा पूरा विभाजित होता है। क्या ये नंबर 8 से विभाजित होता है? तो देखिए 8 ही का 8, 1 बचेगा, फिर 8 ही का 8, 4 बचेंगे, और ये 48 बचेगा, 8 6 48, यानी ये पूरा नंबर ऐसा है जो 3 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा, 36 से भी और 48 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, यानी 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को बढ़ते हैं भाई। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद सकती है। आपको बताना है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, यानी कितना मूल्य जो है वो बढ़ गया है। भाई 25% का मतलब देख लीजिए क्या होता है, 25%। 25% की बात करें तो 25% का मतलब होता है 1/4। सीधी बात यह है कि पहले प्याज का जो प्राइस था वो 4 रुपए हुआ करता था, और अब वो 1 रुपया बढ़ गया है, यानी 5 रुपए हो गया है। यानी प्याज का जो प्राइस है वो 4 से 5 हो गया है। अगर 4 से 5 हो गया है तो फिर जो कमी आई होगी वो कितने की आई होगी, 5 से 4 की। सीधी बात भाषा में कहें तो अगर आप पहले अगर आप प्यारे साथियों 4 रुपए के प्याज खरीदते थे, तो अब वो प्याज आपको पड़ते हैं 5 रुपए के, जिस कारण से आपने प्याज को कम खरीदना शुरू कर दिया है। यानी पहले अगर आप 5 प्याज लेकर के आते थे, तो अब आप 4 प्याज लेकर के आओगे। आपने देखा यहां से कितने की कमी आई है, आप कहोगे 1 की कमी आई है, और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 किलो कम खरीद रही है। आप देख रहे हो यहां से पहले 5 किलो प्याज खरीदते थे, अब 4 किलो खरीद रहे हैं, यानी 1 किलो की कमी आ रही है, जबकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलो प्याज कम खरीद रही है। इसका मतलब हमारा जो एक है वो उसके 5 केजी के बराबर है, यानी हमारे 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी के बराबर है। तो सीधी सी भाषा में बात कहें तो जो 4 किलो प्याज वो खरीदती है, यानी कितने प्याज खरीदती है टोटल, 5 चौके 20, यानी 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 20 केजी, यानी अब वो 20 केजी प्याज जो है वो खरीदती है। प्यारे साथियों 1 केजी प्याज अब कितने रुपए में लेके आती है वो 20 केजी प्याज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 रुपए में। तो इसका मतलब 1 किलो प्याज की कीमत कितनी है, ये तो पूछा गया है ना, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य है कितना ये बताना है। तो 1 किलो प्याज कितने के पड़ेंगे, आप 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, 10 बार, यानी 10 रुपए किलो जो है अब प्याज हो चुके हैं। पहले ये प्याज सस्ते हुआ करते थे। अगर वो पुराना प्राइस आपसे पूछ लेता तो आप क्या करते, फिर आपको कुछ नहीं 200 को 25 से डिवाइड करना था। बताइए क्यों,
25 से इसलिए क्योंकि पहले वो 5 किलो प्याज फालतू खरीद सकती थी, अब 20 खरीदती है तो पहले 25 खरीदती थी। 25 से डिवाइड करते तो आप जानते हो 25 अट्ठे होते हैं 200, यानी पहले 8 रुपए किलो प्याज थे और अब कितने रुपए हो गए हैं, 10 रुपए किलो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत आसान तरीके से हमने करने का प्रयास किया है और समझाने का भी। यदि प्यारे साथियों आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्यारे साथियों आप लोग जो कमेंट में अवश्य लिखें कि आपके क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, इस क्वेश्चन में क्या आपको गड़बड़ी नजर आई है या फिर कहां पर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और यदि प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में आपका लाइक जरूर बनता है, आप लाइक अवश्य करें वीडियो को, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताना है। भाई सीधी भाषा में बात कहें, दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी, ये जो है उनके योग का, योग करें तो a प्लस बी का कितना है, 15%। यानी दो संख्याओं का योग करें उसका 15% क्या है, a माइनस बी है। सीधी सीधी भाषा में बात हमने कह दी है। यहां से प्यारे साथियों को इसको कैंसिल करता हूं तो ये 3 बार जाएगा 5 से और ये कटेगा 20 बार। उसके बाद 20 को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये अपने पास हो जाएगा 20a माइनस 20b, जबकि ये अपने पास हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब b को और a को एक तरफ कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए प्यारे साथियों, यहां से 2a, सॉरी ये b से है, ये है b से, b से मैं आप क्या करोगे 3a इधर ला करके माइनस कर दोगे, b से माइनस 3a, और उस तरफ आप 20 को लेकर जाओगे तो वो जुड़ जाएंगे यानी हो जाएंगे 23b। और इधर देखेंगे तो आपके पास बचेगा 17a बराबर में 23b। आपको a और b का रेशियो बताना था तो a अपॉन b आ जाएगा आपके पास 23 अपॉन में 17। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। रेशियो आ गया 23 रेशियो 17, यानी ऑप्शन नंबर 23 रेशियो 17 ही रहना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं दोबारा से। a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में 3 अपॉन में, इन्होंने आंसर में दिया हुआ है 17 रेशियो 23। ऐसा क्यों दिया हुआ है? a माइनस बी, ए प्लस बी का 15 अपॉन में 100, ये भी सही है। 3 से 5 से कैंसिल कर लिया 3 बार, ये 20 बार कैंसिल हो गया। उसके बाद 20 हमारा इधर आया, 20a माइनस 20b, ये अपने पास 3a और प्लस में 3b हो गया। उसके बाद 20a ऐसे ही रखा, इस 3a को इस तरफ लेकर के आया तो माइनस का हो गया, और ये वाला 20 भी उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। दोनों जुड़ेंगे 23 भी हो जाएगा यहाँ से, या 17 ये बचेगा, यहाँ 23 भी, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद a अपॉन बी का रेशियो आप निकाल रहे हो 23/17 ही आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो पूछा है। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को जो है गलत कर पा रहे थे। कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, b है, और बड़ी संख्या कौन सी है, a। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जब रेशियो बताओगे तो वो हो जाएगा 17 रेशियो 23। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। छोटी छोटी बातें कई बार इतनी बड़ी बन जाती हैं कि सवाल आपका गलत हो सकता है। ऑप्शन में आपके पास 23 और 17 का भी रेशियो था जो कि हम गलत कर देते, लेकिन हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा और हमें पता चला कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताना है, और हम आसानी से बता पाए। तो चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान रखना है, बाज की नजर रखनी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपए में खरीदा और उसके मूल्य का 8% वार्षिक दर मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्षों के बाद कंडीशनर की कीमत क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है कि हर साल जो है वो 8% घट जाता है और 3 वर्षों के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? भाई अभी कितना है, 46,875, और आपको पूछा है हर साल कितना होता है, 8% की कमी आती है, यानी 100 से सीधा कितना हो जाता है, 92, 92। और ऐसा कितनी बार होता है? 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात करी है। ऐसे ही लिखते हैं इसको, है ना भाई, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां से अगर मैं इसको 25 से कैंसिल करता हूं, या चलो 5 से कर लेते हैं, तो ये जाएगा 5 से 20 बार, और 5 से इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 5 निम 45, एक बचेगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल कीजिए, ये 20 बार जाएगा। देखिए कितनी बार कटेगा, देखिए
5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा, फिर 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 20 बार जाएगा। और ये 5 से फिर कटेगा, 5 तिया 15, अपने पास 3 बचेगा, 5 सत्ते फिर 35 और 5 पंजे 25। अब प्यारे साथियों फिर मैं इसको 5 से कैंसिल कर सकता हूं, ये जाएगा 5 चौके 20, 4 बार, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे 5 एकम 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल करिए 4 बार जाएगा और ये जाएगा 15 बार, फिर 5 से कैंसिल करिए 4 बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार। अब आपके पास जो बचा है, बचा क्या है, इधर 3 बचा है, इंटू में देखिए 4 से 92 को कैंसिल किया जा सकता है 23 बार, ये भी 23 बार और ये भी 23 बार, यानी अपने पास बचा है 23 इंटू 23। अब प्यारे साथियों आप देख लीजिए आपके पास यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए। आप 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा आपके पास 81, यानी यूनिट डिजिट पर आपके पास एक बचना चाहिए। और चारों ऑप्शनों में से एकमात्र ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 36,501। तो अपने पास ऑप्शन का बड़ा फायदा है, ऑप्शन से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन से बच सकते हैं और आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। अदरवाइज सीधा है कि आप 523 का क्यूब निकालिए, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, समय बचाना है, तो आप यहां पर आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करने पर 81 आता है और 81 में यूनिट डिजिट रहता है 1, तो उससे मैं पहचान गया कि भैया लास्ट में मेरे पास 1 बचना चाहिए और अपने पास ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी और उसे वस्तु को कितने रुपए में उसने बेचा होगा। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वस्तु कितने रुपए की थी, 2000 रुपए की, यानी 2000 उसके ऊपर लिखा हुआ था 2000, ठीक है। और इस पर हुआ क्या, 20% की दी गई छूट। 20% छूट देने का मतलब ये चीज दी गई होगी 80 में और बटे में 100। क्या आप लोगों के बात समझ में आई, मैंने क्या लिखा, 20% की छूट दे दी गई है, यानी अब उसकी जो कीमत बचेगी वो 80% ही तो बचेगी। 80% का मतलब 80 बटे 100, कितने का 80%, 2000 का 80%। बस हो गया ऐसे काम, एक जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, और 8 दूनी होते हैं 16, साथ में है 2 जीरो, यानी 1600 रुपए की वस्तु आपकी बिक जाएगी, यानी उसका ये जो रहेगा वो विक्रय प्राइस रहेगा, विक्रय मूल्य यानी आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं जो बड़ी आसानी से आपके उन क्वेश्चनों का समय बचा लेते हैं जिनमें आप ज्यादा समय खाते हो, यानी आपको जिसमें ज्यादा समय लगेगा क्वेश्चन को करने में, वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे, उनका समय फिर आप उसमें यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु का, 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, 10,000 ही लिखा है ना, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, लेकिन एक दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, डबल डिस्काउंट दिया। तो आपको बताना है कि अंततः वो वस्तु जो है कितने रुपए में बिकेगी। भाई 1 लाख रुपए की चीज है, 1 लाख रुपए की चीज है, पहले दिया गया 20% का डिस्काउंट। जब पहले 20% का डिस्काउंट दे देगा तो चीज बिकेगी आपकी 80% में, लेकिन आपने फिर से डिस्काउंट मांगा और फिर से डिस्काउंट मिला, इस बार कितने परसेंट का मिला, 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट दे देगा तो वस्तु बिकेगी कितने में, 90% में। तो बस आपको 1 लाख का पहले 80% निकाल देना है, फिर उसका टोटल का 90% निकाल देना और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहां आपके पास 1000 बचा और 8 निम होते हैं 72, 72, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आपके पास आएगा 72,000, और ये रहा वस्तु का सेलिंग प्राइस। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा और आसानी से ये क्वेश्चन भी हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को बढ़ेंगे, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए प्यारे साथियों। कह रहा है कि रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बटन कितने रुपए में बेचना चाहिए। सीधी बात है, 1 रुपए में 20 बटन, कितने बटन भाई, 20 बटन। अगर 1 रुपए में 20 बटन खरीद रहा है तो एक बटन कितने का हुआ, एक बटन आपका आ जाएगा यहां से 1/20 रुपए का, 1/20 रुपए का। एक बटन की कीमत इतनी है। आप क्या करना चाहते हो, इस बटन पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, यानी 1/20 पर 25% का प्रॉफिट कमाने का मतलब चीज को बेचोगे 125/100 में, यानी 100 की चीज को 125 में बेचोगे। यही तो हुआ ना। यहां से सोल्व कर लीजिए इसको,
25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 5 से इसको कैंसिल करिए 4 बार, यानी आपके पास आएगा 1/16। ये किसकी कीमत आई है? एक बटन की, एक बटन की। तो यानी कि आप 1 रुपए में कितने बटन बेच सकते हो? 16 बटन। ये भाई 16 उस तरफ गया ना मेरे यहां से। तो मैं 1 रुपए में 20 बटन खरीदता हूं, जबकि 1 रुपए में मैं 16 बटन अगर बेचता हूं तो मुझे 25% का क्या हो जाएगा? यहां से प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इजी तरीके से हमने कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक कुर्सी 800 रुपए में खरीद करके 1100 रुपए में बेची जाती है, तो बताइए लाभ परसेंटेज कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 800 रुपए की कुर्सी है, यानी आपको सीपी पता है, सीपी बराबर हो गया 800 रुपए, और आपको बेची कितने में जाती है? आप उसे बेचते हो 1100 रुपए में। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है 300 रुपए का। तो अगर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने आपको बताया है 300 रुपए का प्रॉफिट आपको किस पर हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। यानी नीचे रखोगे 800 और इंटू में निकाल दोगे 100, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आपके पास बचेगा कितना? 300/8। और जैसे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 24, उसके बाद आपके पास 6 बचेगा, 8 7 56, यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी, और उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? देख लीजिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% की वार्षिक दर से 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। भाई अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि भैया पहले 6 महीने में ब्याज लगता है, फिर 6 महीने में ब्याज लगता है, और फिर 6 महीने में ब्याज लगता है। इस प्रकार से 6 महीने के अंतराल पर ब्याज लगता है। यानी ब्याज की दर बोल रहा है उसने 10%। 10% का मतलब एक साल में 10% का लगता है, जबकि आधे साल में वो 5% का ही लगेगा। तो आपको बताना है कि ये कितने साल का जो है वो कितने साल में ब्याज इतना हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं आपको। करना क्या है भैया, आपके पास 800 रुपए हैं और ये पैसे आपके कितने हो जाते हैं? 926 रुपए 10 पैसे, इतने हो जाते हैं। तो आप इसको सोल्व करने के लिए पहले यहां से आसान बनाइए। देखिए यहां से पॉइंट हटाता हूं और यहां पर 2 जीरो बढ़ेंगी आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी 8000 रुपए आपके हो जाएंगे इतने। अब आप देखिए ये किसका क्यूब है, क्योंकि मुझे ये क्यूब नजर आ रहा है भाई। 2 का क्यूब, सॉरी 20 का क्यूब। 20 का जब स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400 होता है। और जब 20 का क्यूब करोगे, यानी 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 8000। अगर इधर ये क्यूब बन रहा है तो डेफिनेटली उधर भी किसी ना किसी का क्यूब बन रहा होगा। अब ये देखिए प्यारे साथियों, क्या ये बहुत बड़ा है? इससे नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। और मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि ये किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप 21 की 21 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। जैसे आप जानते हो 21 इंटू 21 इंटू 21 आप करोगे तो 21 की मल्टीप्लाई करके तो आ जाता है 441, और 441 में जैसे ही आप 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे तो आपका एक आना ही आना है। उसके बाद 21 चौके 21 चौक होते हैं 84, 84 का आपके पास कितना आएगा? 84 और 2 वो बच रखे, 84 तो 86 का 6, आपके पास बचेंगे 8, और 21 चौक 84, 84 और 8 होते हैं 92। तो देखिए ये आ गया आपके पास। इसका मतलब साफ साफ है कि ये किसका वर्ग है? ये 21 का वर्ग है। तो यहां आप लिख सकते हो इसको 21 का क्यूब, सॉरी ये 21 का क्यूब है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 रुपए जो है वो 3 साल में 21 हो जाते हैं। इसका मतलब 3 साल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लोग साल साल में ब्याज जोड़ते हो तो फिर वो 3 साल में होते हैं। लेकिन वो कह रहा है ब्याज कब जुड़ता है? 6-6 महीने में। तो अगर ब्याज 6-6 महीने में जुड़ता है और 3 बार में ये 20 से 21 यानी 8000 से इतना हो जाता है, या 800 से जो भी था अपने पास, 800 से 926 रुपए 10 पैसे हो जाता है। तो हर 6 महीने पर ब्याज लगता है। 6 महीने पर अगर ब्याज लगता है तो 3 बार में, यानी 3 किस्तें आपको 3 बार में आपके ब्याज जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर आधे 6 महीने में ब्याज जुड़ता है, फिर 6 महीने ब्याज जुड़ता है, और फिर 6 महीने ब्याज जुड़ता है, तो टोटल आपके पास होता है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। और प्यारे साथियों, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट में लिखें कि आपके क्वेश्चन में क्या चीज समझ में नहीं आई है। उसको मैं फिर से दोबारा से शॉर्ट वीडियो बना करके या फिर किसी भी प्रकार से आपको अवश्य समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल है वो 70 है। प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, जबकि दूसरे और तृतीय का गुणनफल 3.5x है।
तो आप बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखिए। आप जानते हो जब कभी भी आपको निकालना हो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था जब मैं आपको एक पहले एक प्रैक्टिस सेट जीडी का करा रहा था, एसएससी जीडी का, तो उसमें मैंने एक तरीका आपको बताया था। उस तरीके का यूज करके हम यहां पर भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो तरीका क्या था। आप जानते हो जब भी चतुर्थ अनुपात आपको निकालना होता है, मान लीजिए आपके पास 4 नंबर हैं ए बी सी और डी, तो आपको क्या करना है, बाहर की बाहर से मल्टीप्लाई बराबर होती है ये बीच की बीच से मल्टीप्लाई के, यानी एडी इज इक्वल टू आपके पास होता है बीसी। ये रूल है, चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका है। प्यारे साथियों आपको बोला कि पहले का और चौथे वाले का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणनफल है वो कितना है 70 है, जबकि बीच वालों का गुणनफल कितना है 3.5x है। तो यहां से प्यारे साथियों अगर मैं पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लेता हूं यहां पर, तो प्यारे साथियों 35 से 70 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार साथ में ये जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 20। और इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग पेपर में छोड़ के आते हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हो। प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि a प्लस बी और a प्लस बी तो 25 है आपके पास, और a माइनस बी आपके पास है 7। a प्लस बी बराबर है कितना 25, जबकि a माइनस बी आपके पास है 7। तो कह रहा है a और b का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला टर्म, यानी a और b के बीच में कोई टर्म होगा जो भी है, मान लीजिए वो x है, वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो मध्यानुपाती के लिए आपको एक तरीका बताया था, क्या करें, हमेशा x वाला टर्म जब भी निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए a इंटू बी, यानी a और b की लास्ट वाले तीनों की या बाहर वालों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट के अंदर, तो आपके पास बीच वाला टर्म निकल जाता है। लेकिन प्यारे साथियों क्या आपके पास a और b है, वो यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हो तो a और a जुड़ करके अपने पास 2a हो जाएंगे, जबकि b से b कैंसिल हो जाएगा, और 25 में से जैसे ही आप प्यारे साथियों 7 यहां पर माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 18, और 2 से 18 कैंसिल करेंगे 9 बार, यानी a की वैल्यू तो आ गई 9। अब आप जानते हो दोनों का योग अगर 25 है और एक उनमें से 9 है तो दूसरी बची कितनी 16 है, यानी अपने पास b भी आ गया, b हो जाएगा 16। अब आपके पास a और b दोनों है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू तो पुट करनी है। a के प्लेस पर आप रखोगे 9, जबकि b के प्लेस पर आप रखोगे 16। अब प्यारे साथियों आप जानते हो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करोगे तो आपके पास आएगा 144, और आप जानते हो 144 जो है वो वर्ग है किसका 12 का। इसका मतलब अपने पास x की वैल्यू आनी चाहिए 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों का औसत 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों का औसत 45 वर्ष है तो पूरे क्लब का औसत कितना रहेगा, मतलब आयु औसत आपको बताना है पूरे उसका। भाई सीधी बात है, महिलाएं कितनी है 90 और इनका जो औसत है वो कितना है 35 है, जबकि क्लब के अंदर पुरुष की संख्या कितनी है 60 है और इनका जो औसत है वो कितना है 45 है। टोटल अगर मेंबर देखे जाए क्लब के अंदर तो 90 और 60 अपने पास 150 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, औसत निकालने के लिए ये सोल्व करना है। आप कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो मेरे हिसाब से यहां से 45 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहां बचेगा कितना 2 और साथ में ये 35 प्लस यहां से 60 बचेगा, बटे में आपके पास 150 है। उसके बाद प्यारे साथियों 45 को ऐसे ही रखा रहने दीजिए, इंटू क्या मैं यहां से ये 70 हो जाएगा ना, 70 का मतलब 10 कॉमन ले सकता हूं, 10 कॉमन लेता हूं तो आपके पास यहां कितना बचेगा 7 और यहां कितना बचेगा 6 और बटे में कितना रहेगा 150। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, यानी 3 गुणा 7 और 6 हो गए 13, 13 तिया 39, यानी 39 आना चाहिए नया एवरेज, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी के अंदर पिछले वर्ष पूछे गए थे और आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ आप प्यारे साथियों मेरे चैनल से जुड़ करके एक बेहतरीन सी तैयारी को अंजाम भी दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है यदि मशीन ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट उत्पादन कर सकती है तो बताइए मशीन ए और बी मिलकर के अगर काम करें तो 1100 यूनिट का उत्पादन कितने घंटों में कर पाएंगी। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो 1100 यूनिट दिया हुआ है इसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्यों, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। देखो मान लीजिए कि 2 आदमी हैं,
ए आदमी किसी काम को कर लेता है 9 घंटे में, जबकि बी करता है 12 घंटे में। इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। बार बार हम करते आए हैं क्वेश्चनों को। आप जानते हैं इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। इसका मतलब साफ यह है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, सॉरी 1 घंटे में 4 कुर्सियां बना सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 3 कुर्सियां बना सकता है। दोनों कुर्सियां मिलकर के बनाएंगे तो 7 कुर्सियां बना सकते हैं 1 घंटे में, और जबकि कुर्सियां कितनी बनानी है 36। तो बस आपके पास यहां से एफिशिएंसी आपको निकालनी है, या आपको बताना है कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा, 1100 यूनिट कितने दिनों में बन जाएगी। तो आप कुछ ना करें, 36 को सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए दोनों से, यानी 4 और 3 जोड़ करके कितना हो जाएगा 7। और यही आपके क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि भैया उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1100 यूनिट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तब होता अगर प्यारे साथियों वो क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि 1100 यूनिट उत्पादन कर सकती है और बताइए 1300 यूनिट उत्पादन करना है या फिर 1200 यूनिट उत्पादन करना है। लेकिन उसने क्या बोला, 1100 यूनिट को ही दोनों मिलकर कितने उसमें बना पाएंगे। तो दोबारा फिर 1100 यूनिट दिया ना, यानी सेम चीज दी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अप्रोच रखना है जो हम टाइम बाउंड वर्क में करते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा और इतनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था कि ए और बी किसी कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 25 घंटे पूरा कर सकते हैं। तो बताइए वह समय क्या होगा जिसमें वे तीनों मिलकर के इस काम को पूरा कर देंगे। भाई ए है और बी है, दोनों मिलकर के 50 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। बी है और सी है, दोनों मिलकर के 75 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। जबकि सी है और ए है, ये इस काम को कर सकते हैं 25 घंटे में। यहां से प्यारे साथियों सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है कि क्या निकाल लो, एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तो आप जानते हो इनका एलसीएम आ जाएगा 150। 50 तिया 150 होते हैं, 75 दूनी 150 होते हैं, 25 चौके 150 होते हैं, 25 छिक्के 150 होते हैं। यहां से प्यारे साथियों आपको पता चला कि टोटल कुर्सियां बनानी है 150। ए और बी मिलकर के एक दिन में बनाते हैं 3 कुर्सियां, बी और सी मिलकर के बनाते हैं एक दिन में 2 कुर्सियां, सी और एक दिन में मिलकर के बनाते हैं 6 कुर्सियां। मैं बार बार कुर्सियों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगने लगता है कि हाँ भाई हम एक पर्टिकुलर चीज को अच्छी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे मान के चलें। लेकिन मेरा यही तरीका है और इस तरीके से मुझे आसान लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीजें आसान लग रही होंगी। अब प्यारे साथियों आप देखिए, यहां से अगर मैं तीनों की कुर्सियों की बात करूं कि कितनी कुर्सियां बनाते हैं, तो देखिए 2 मिलकर के ये 3 कुर्सियां बना रहे हैं, 2 मिलकर के ये बना रहे हैं और 2 मिलकर के ये बना रहे हैं। यानी टोटल अगर मैं कहूं तो मैं बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये टोटल जो है वो एक दिन के अंदर 5 और 6 11 कुर्सियां बना रहे हैं। पर आप देखिए यहां से प्यारे साथियों कि ये तो दो है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो इसका मतलब मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 2 को इस तरफ लेके चला जाऊं तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा। वो कितना आएगा 11/2। बस आप जानते हो टोटल कुर्सी आपको कितनी बनानी है 150, और तीनों मिलकर के एक दिन में बना रहे हैं 11/2 कुर्सियां। तो इसका मतलब ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, यानी 150 बटे में 11, यानी 300/11 जो है वो इतने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन से वाला, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आसानी से आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, जबकि 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अंत में वह 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करके अपने गंतव्य यानी अपने स्थान तक, जहां तक उसको जाना था, उस एंडिंग पॉइंट तक चला जाता है। आपको बताना है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी रही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले यहां से आप प्यारे साथियों देखते हो कि 600 किलोमीटर की दूरी कर रहा है तय, कितने की स्पीड से आप कहोगे ये कर रहा है 50 किलोमीटर की चाल से। तो अगर 50 की चाल से कर रहा है प्लस ये टाइम निकाल रहा हूं मैं यहां से टोटल टाइम, क्योंकि आप जानते हो ऊपर है दूरी नीचे है स्पीड, और आप जानते हो दूरी बटे चाल बराबर हो जाता है समय। इतना ही नहीं, वह 100 किलोमीटर की दूरी किससे चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस 50 किलोमीटर की दूरी वो चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो टोटल टाइम टेकन यानी टाइम कितना लिया गया है उसके पास, तो ये 12 घंटे आ जाएगा, प्लस ये 1 घंटा आ जाएगा, प्लस ये 2 घंटे आ जाएगा। यानी टोटल जो उसने टाइम लिया है 12 और 2 14 और एक 15 घंटे का समय लिया है, 15 घंटे का समय लिया है पूरी यात्रा करने में। जबकि यात्रा टोटल है कितनी वो देख लीजिए। आप यात्रा देखोगे तो आप देखोगे आपको एवरेज चाल बताना है। चाल
और वो भी कौन सी, एवरेज। तो भाई कैसे निकालोगे, टोटल ऊपर आ जाएगी डिस्टेंस, दूरी, और नीचे रहता है आपके पास टाइम यानी समय। आप जानते हो दूरी कितनी है, 600 और 100, 700, 700 और 50 यानी 750, और अपोन में समय कितना लिया गया है, आप जानते हो समय लिया गया है उसके द्वारा 15 घंटे, और 15 से जैसे इसको कैंसिल करेंगे 15 पंजे 75 यानी 50, यानी टोटल जो दूरी है वो 50, सॉरी एवरेज जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि अगला भाग जो है वो 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और शेष भाग को वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी दूरी के लिए औसत चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन सा तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, माना जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है टोटल, x किलोमीटर। अब भैया वो क्या करता है, इस x का x/4 हिस्सा यानी 1/4 कितने की स्पीड से जाता है, ये तो हो गया आपके पास डिस्टेंस, इसे चलता है वो कितने की स्पीड से, आप कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जबकि अगर बात करें बाकी कितना बचा अपने पास, x/4, इतना ही x/4 हो जाता है कितने की स्पीड से, आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर बाकी जो बचा, अब बचा कितना है आप देखिए, देखो भाई एक सेब मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, इसके 4 हिस्से कर दिए, 1/4 ये, 1/4 ये, बाकी कितना बचा, आधा ही तो बचा ना, आधे का मतलब x/2, यानी अब x/2 जो है वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 80 की स्पीड से। तो यहां से प्यारे साथियों आप निकाल सकते हो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या है दूरी, ये क्या है चाल, तो आपके पास टोटल समय आ जाएगा। अब प्यारे साथियों कैसे निकालोगे, ये गुणा हो जाएगी दोनों की, 80 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा आपके पास, x/40 प्लस x/160। यहां से इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम कितना आएगा तीनों का, आप कहोगे 160 एलसीएम ले सकते हैं, 80 दूनी 160, 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 40 चौक के 160, 4 की गुणा x में करेंगे तो 4x, और 160 ही कम 160 यानी 1 की गुणा x में करेंगे तो x। ये अपने पास आएगा टोटल 7x अपोन में 160। ये 7x अपोन में 160 क्या आया आपके पास, आप कहोगे ये आपका आया है टाइम, इतना टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई थी, टोटल डिस्टेंस थी x। आप जानते हो आपको स्पीड बतानी है, और आप जानते हो एवरेज स्पीड जो होगी ना अपनी वो क्या होगी, दूरी बटे यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप जानते हो डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, टोटल x, और टाइम कितना, दूरी कितनी, स्पीड कितनी रही है, आपको क्या बताना है, यहां से आपको बतानी है उस 4। हाँ तो ठीक है, ये हमारे पास टाइम है, तो टाइम कितना लिया गया है 7x, 160 अपोन में जाएगा वो कहां चला जाएगा घूम के ऊपर, यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, और 160 को सिर्फ आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, आपके पास 2 बचेंगे, फिर 7 दूनी 14, उसके बाद आपके पास यहां से बचेगा 6, और 7 अट्ठे 56, कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको बताना है कि 3 दिनों में उसने कुल कितनी यात्रा जो है वो तय की है। भाई सिंपल सी बात यह है कि पहले तो आप टोटल टाइम जोड़ लीजिए, टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कर लीजिए, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने बोला है कि भैया पहले वो जाता है कितनी 240, फिर 300, अगले दिन जाता है 360, और अगले दिन जाता है 450, ठीक है। और टाइम कितना लिया उस काम के लिए उसने, टोटल टाइम देख लीजिए, टोटल टाइम पहले 6 घंटे, अगले दिन 8 घंटे, और उससे अगले दिन 6 घंटे। यानी यहां से आप लोग देखिए 240 और 360 आपके पास 600, 600 और 450 यानी 1050 हो गया। और नीचे आप देखिए 6 और 6 12 और 8 20, 20 को से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये डिवाइड, ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास यहां से दूरी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी स्पीड। यहां से प्यारे साथियों 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आप जानते हो 105 का हाफ कितना होता है, 52.5 किलोमीटर। ये रही इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। तो चलिए पहले दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है एक शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब आर आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, ये आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का मतलब होता है कोण, तो कोण का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TSA, यह आपके पास रहता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पाई के प्लेस पर 22/7 रखिए, आर आप जानते हो कितना दिया गया है 5, L आपके पास है 16, आर आपके पास है 5, यानी ये अपने पास आएगा 22 पंजे 110 और ये अपने पास रहेगा 21 बटे में रहेगा 7, 7 से काटे 21 को 3 बार और जैसे 3 की मल्टीप्लाई आप 110 में करोगे तो आपके पास आएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस सेट का और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधी बात यह है कि आपको h दिया गया है 14 सेंटीमीटर, जबकि आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, और वो भी सिलेंडर का, सिलेंडर बोलते हैं भाई बेलन को, और बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। कितना होता है 2 पाई RH। यहां से प्यारे साथियों 2 की जगह 2 रखेंगे आप लोग, पाई के प्लेस पर रख सकते हो 22/7, आर आपको दिया नहीं है और h आपके पास है 14। उसके बाद वो कह रहा है CSA इसका 110 है, तो यहां 110 बराबर में रख दीजिए। अब आप देखिए 22 पंजे होते हैं 110, 5 बार कैंसिल होगा। उसके बाद ये 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 बार। उसके बाद यहां से प्यारे साथियों 2 दूनी 4 हो गए, ये इधर आ जाएगा 5 बटे में चलेगा 4 और बराबर में रहेगा आपके पास r। और यहां से प्यारे साथियों आप जानते हो 5/4 तो उसका क्या है रेडियस है, आपसे पूछा है उसका डाया, डाया मतलब व्यास, इसका डबल कर दीजिए। तो जैसे इसका डबल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे ले देता हूं, डाया बराबर आ जाएगा 5/4 का डबल, यानी 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार, यानी 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर। और यह आ गया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर। तो प्यारे साथियों ये रहा हमारा एक जबरदस्त सेट, बहुत ही आसान तरीके से हमने करने का प्रयास किया है और सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने यहां पर आपको करके दिखाए हैं। तो आप सभी जो है वो वीडियो को अवश्य लाइक करें जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, और प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके आप लोग ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से आपको पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है। जो भी आपके कमेंट होंगे वो मुझे मंजूर होंगे। और प्यारे साथियों एक बेहतरीन से तैयारी हम कर रहे हैं, चलिए इसी तरीके से लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।